नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनो एकेडमी में। तो इतिहास की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं अशोक की, जिसको इतिहासकारों ने सम्राट अशोक भी लिखा है। तो देख लेते हैं इसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का है। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, 273 ईसा पूर्व में और दूसरा जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसके समापन के बाद 269 ईसा पूर्व में। माना जाता है कि इसने 99 भाइयों का वध किया था, जो तार्किक नहीं लगता है क्योंकि इसके अभिलेखों में कुछ जीवित भाइयों का भी जिक्र मिलता है। लेकिन ऐसा तो अवश्य है कि इसने कुछ भाइयों की हत्या की होगी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। दीपवंश एवं महावंश बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और इसके अभिलेखों में इसकी एकमात्र पत्नी कारुबाकी तथा एकमात्र पुत्र तीवर का नाम मिलता है और इसकी एक पत्नी विदिशा महादेवी थी। इसी से इसके एक महेंद्र नाम का पुत्र और संघमित्रा नाम की पुत्री हुई। इन्हीं दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने इन्हें श्रीलंका भेजा था और इसकी एक अन्य पत्नी भी थी जिसका नाम था तिष्य रक्षिता। अशोक ने अपने जीवन के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा। उस युद्ध को देखकर उसमें भयानक युद्ध एवं रक्तपात हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसको देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने युद्ध एवं विजय की नीति का परित्याग कर दिया। कलिंग विजय का महत्वपूर्ण कारण था उसका आर्थिक महत्व, क्योंकि यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर पड़ता था तथा दक्षिण जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। आप कलिंग देख सकते हैं कि जो आज का उड़ीसा है वहाँ पर कलिंग था। वहाँ पर आप समुद्री रास्ता भी है और वहाँ पर स्थलीय रास्ता भी है पूरे दक्षिण भारत जाने के लिए। अब देखते हैं कि कल्हड़ की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें अशोक को श्रीनगर का संस्थापक माना जाता है तथा अशोक के बाद उसके पुत्र जालोक के शासन का जिक्र मिलता है। तो अशोक के बाद कश्मीर पर शासन किसने किया था? जालोक ने। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि अशोक के अभिलेखों में उसे पियदस्सी कहा गया है, परंतु मस्की, कुर्जरा, निट्टूर सन्नाती और उद्गोलान अभिलेख में उसका नाम अशोक आया है। अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था जो भारत का सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है और वो स्तूप है सांची का स्तूप। यह भी माना जाता है कि अशोक ने तक्षशिला एवं सारनाथ में भी स्तूप बनवाए थे। लेकिन बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान कहता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक के बाद के शासकों में देख लेते हैं कौन कौन से शासक हैं। इसमें एक दशरथ का नाम मिलता है जो उसका पोता था। इसने भी देवानापिर्य की उपाधि ली थी और यह पाटलिपुत्र से शासन करता था। और अशोक ने गया के नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवन भिक्षुकों को गुफाएं दान में दी थी और दशरथ ने भी। और इसके बाद एक और शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है संप्रति, जो अवंती क्षेत्र में शासन करता था और इसने जैन धर्म को अपना लिया था। संप्रति का धर्म था जैन और अशोक का बौद्ध। अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने कन्वर्ट कराया था। तो देख लेते हैं कि अशोक का एम्पायर कहाँ तक फैला था। तो पूर्व में कलिंग हो गया, पश्चिम में गिरनार, उत्तर पश्चिम में तक्षशिला और नीचे दक्षिण भारत में केरल का जो और तमिलनाडु का क्षेत्र उसे छोड़कर सारा का सारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र अशोक के एम्पायर में था। और अब देख लेते हैं कि उसके बाद अशोक के बाद जो पूर्वी क्षेत्र था उसमें दशरथ ने शासन किया था। दशरथ के बाद संप्रति आ गया। अब मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, पूर्वी क्षेत्र की। दशरथ के बाद संप्रति, उसके बाद लास्ट था संप्रति के बाद बृहद्रथ, जिसकी हत्या करके शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। और पश्चिमी भारत की तरफ देख लेते हैं, इसमें शासन किया था कुणाल ने। कुणाल इसका पुत्र था और दशरथ पोता। और इसके पश्चिमी क्षेत्र में बैक्टीरियन आक्रमण हुआ जिसके कारण जो इसका प्रांत था वो कोलैप्स हो गया। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। तो प्रशासन में है, सर्वोच्च पे कौन होता था? राजा। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे। तो प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य।
तो उसमें मंत्रियों की नियुक्ति के लिए उसके चरित्र की जांच परख भी की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। अब देख लेते हैं कुछ अधिकारी जिनको उस समय पे क्या कहा जाता था। तो जो समाहर्ता था वो वित्त विभाग का प्रमुख था, जो कर की वसूली करता था। और सन्निदाता कोषाध्यक्ष को कहते थे। और जो प्रदेष्टा था वो कंटक शोधन न्यायालय की देखभाल करता था, जो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख था। फौजदारी यानी कि जैसे कि मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों को देखता था। और जो व्यावहारिक था वो धर्मस्थलीय न्यायालय का प्रमुख था, यानी कि दीवानी न्यायालय का प्रमुख, जैसे कि धर्म, संपत्ति, तलाक। और उसके बाद सिविल सर्वेंट अमात्य कहलाते थे, जो आज के आईएएस हैं, यानी कि जो सिविल सर्वेंट है उस टाइम पे अमात्य कहलाते थे। और जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था वो राजू का। और जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था उसे गोपा कहते थे, जो 10 से 12 गांव को संभालता था। उसके बाद सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी शहर का जो प्रशासन देखता था उसे नागरिका कहते थे। और इसके अतिरिक्त 27 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है, जैसे कि आर्मी सेनापति के अंडर में होती थी। सैलरी ये कैश में देखते थे, कैश में देते थे। और इसकी जो आर्मी की जो विंग थी यानी कि 4 थी, जैसे कि नेवी, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई की विंग अलग थी, इन्फेंट्री की अलग थी, कैवेलरी की अलग थी। कैवेलरी में हाथी और रथ होते थे। मौर्य शासन में एक गोप नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो जनगणना से संबंधित था। मौर्य शासन में रेगुलर सेंसस यानी कि जनगणना होती थी, विलेज में भी और म्युनिसिपल ऑफिसर्स के द्वारा भी होती थी। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो मैं आपके इतिहास ऐसी क्रोनोलॉजी में समाप्त करा दूंगा। मौर्य शासन के बाद हम फिर उत्तर मौर्य काल पढ़ेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों व परिजनों के समक्ष करना चाहता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अब देखते हैं दोस्तों हम आय के साधन एवं कर कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए आय के साधन कहाँ से आते थे। तो भाग भाग उसका नाम है कर का, यह भू राजस्व था। मेगस्थनीज के अनुसार भू राजस्व की राशि 1/4 थी, किंतु अधिकांश ग्रंथों में इसकी दर 1/6 बताई गई है। जो भोग था, भाग तो हो गया भू राजस्व। जो भोग था इसमें कृषक अपनी भूमि पर साग सब्जी जैसे विशिष्ट उत्पाद लगाते थे, उसमें भी राजा को हिस्सा देना पड़ता था। और जो उदय भाग था यह सिंचाई पर लिया जाता था। और जो पिण्य था आपातकाल कर था। और विष्टि यह वेगार था। वेगार मतलब आवश्यकता पड़ने पर राज्य किसी वस्तु की सेवा बिना किसी प्रतिदान के ले सकता था। फिर थी सीता आय। सीता आय किसे कहते थे? राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और इससे होने वाली आय को सीता आय। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था भी थी। गुप्तचर को स्पष्ट या गूढ़ पुरुष कहा जाता था और महिलाएं भी उसमें गुप्तचर व्यवस्था में शामिल होती थी। तो इसमें गुप्तचर 2 प्रकार के थे, एक तो संस्था, दूसरी संचरा। जो संस्था थे वो एक जगह टिककर काम करते थे और जो संचरा वो घूम घूम कर काम करते थे। दोस्तों अब 1-2 पॉइंट मौर्य साम्राज्य के समाज की देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि मेगस्थनीज भारत की 7 जातियों की चर्चा करता है कि उस समय 7 जातियाँ थीं। और मेगस्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, बल्कि सच्चाई यह थी कि भारत में दास प्रथा थी। और कौटिल्य 9 प्रकार के दासों की चर्चा करता है। मेगस्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते, लेकिन माहिस्थान एवं सहगोरा अभिलेख तथा भद्रबाहु के कल्प सूत्र से हमें अकाल पड़ने की जानकारी मिलती है। अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था उस समय कि अकाल पड़ने पर वह अपना राजपाट छोड़कर दक्षिण भारत चला गया था। तो अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ कला की। इसकी कला में है राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में जैसे कि भवन निर्माण, स्तूप, स्तंभ, मूर्तियां, गुफा स्थापत्य। और लोक कला में है यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। तो पहले देखते हैं कि राजकीय कला में, तो इसमें राजमहल के अवशेष और परखोटे के दीवारों के अवशेष मिले हैं। कहाँ? पटना के नजदीक कुम्हरार में। और इसकी विशेषता का उल्लेख करते हुए एरियन कहता है कि सूसा एवं एकवतना के राजमहल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते।
अब देखते हैं कि स्तूप क्या होते हैं। बौद्ध धर्म में स्मारक को स्तूप कहा गया है। माना जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के 8 हिस्से किए गए थे और इस पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। अब मूर्ति कला में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि अशोक के स्तंभ पर कई मूर्तियां बनी हुई मिली हैं। तो इसमें ये पूछ लेता है कि कौन से स्तंभ पर किस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो इसमें देखते हैं कि संकिसा स्तंभ के ऊपर हाथी की आकृति बनी हुई है और वसाण स्तंभ के ऊपर सिंह की, और रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल की, और इसी प्रकार सांची सारनाथ के स्तंभ पर सिंह की आकृति बनी हुई है। इसमें सारनाथ का सिंह स्तंभ बहुत खास है, क्योंकि इस स्तंभ के ऊपर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ टिकाए बैठे हैं, लेकिन सामने से 3 ही दिखते हैं, और यही जो है भारत का राज चिन्ह भी है। और धौली के चट्टान को काटकर हाथी की आकृति उकेरी गई है। और गुफाओं के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अशोक और उसके पुत्र दशरथ द्वारा आजीविकों को ये गुफाएं बनवाई गई थी, और ये गुफाएं बरावर की हिल्स में हैं, यानी कि बोध गया के पास जो बरावर हिल्स है वहाँ पर हैं ये। तो लोक कला में देखते हैं, तो लोक कला में पत्थर के यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति का खास प्रचलन था। तो इसमें दीदारगंज जो पटना में है कि चामर ग्राहिणी की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है। ये एक यक्षिणी थी। इसके अतिरिक्त मथुरा के परखम गांव से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली है, और बनारस के राजघाट से भी त्रिमुख यक्ष की मूर्ति मिली है। अब थोड़ा साहित्य देख लेते हैं, जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये मेन मुख्यतः संस्कृत में थी। इसकी 15 किताबें हैं, जिसमें 180 चैप्टर हैं, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसमें उसके राजा और उसकी काउंसिल के बारे में बताया गया है, दूसरी में सिविल और क्रिमिनल्स लॉ के बारे में, और तीसरी में डिप्लोमेसी और वार। और दूसरी किताब है मुद्रा राक्षस, जो विशाखा दत्त ने लिखी है। इसमें उसने सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है, और साथ ही ये भी बताया है कि कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को कैसे हराया। और फिर एक और किताब है इंडिका मैगस्थनीज की, ये तो कई बार पूछी भी जा चुकी है। इसमें प्रशासन, सैन्य ऑर्गेनाइजेशन और सामाजिक जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। और अन्य है, उनमें है पुराण, जातक, सिलोन क्रॉनिकल जो श्रीलंका की है, और दीपवंश एवं महावंश जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो दोस्तों, आज आपका मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। तो कल से अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। अगर मेरी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।